This call is now being recorded. चलो तो दूसरे अध्याय का शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखो बेटा, वर्क, एनर्जी एंड पावर। अब ये जो चैप्टर है इसमें बेसिकली आप ये तीनों क्यों एक साथ आते हैं, मैंने ये तो समझा दिया था आपको थर्मोडायनेमिक्स में, राइट। सबसे पहले मैंने आपको ये समझाया था क्यों वर्क, एनर्जी, पावर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, नीट वाले बैचेस में मैंने इसको बहुत अच्छे से डिटेलिंग में बता दिया था। बट अब ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो इसमें हम ये समझेंगे कि वर्क, राइट, वर्क का फॉर्मूला पता है बेटा किसी को? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला को हम जनरली यूज करेंगे, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग। आगे भी मैं बताऊंगा, जनरली फर्स्ट इसको यूज करना है। एंड पावर का फॉर्मूला किसी को पता है क्या? वर्क डन अपॉन टी। डब्ल्यू टी वाला फॉर्मूला किसी को याद है? चलो, हाँ, वर्क अपॉन टाइम। सर माइक अमन कर देता हूं, बस थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ा अगर सब शांत रहेंगे ना, मैं देखता हूँ, फिर मैं कर देता हूँ, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलो, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। चलो, एक बॉडी है बेटा, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। लेट्स सी कैसे मूव कर रही है। सपोज दिस इज अ बॉडी एंड दिस इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। हाउ मच वर्क इज डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स? दिस इज द क्वेश्चन। अब सुनो, अब बहुत ध्यान से सुनो बेटा। ये बॉडी ये पाथ को फॉलो कर रही है, थोड़े टाइम बाद पार्टिकल यहाँ पे दिखाई देगा, मतलब ये इंसान यहाँ पे दिखाई देगा, राइट। थोड़े टाइम बाद ये इंसान यहाँ पे दिखाई देगा। हाँ सर, तो आप लोगों को पता है सेंट्रीपिटल फोर्स, हालांकि मैं जनरली कुछ और होता है, ये मैं यूज जीरो 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 सब जीरो लिख रहे हैं। चलो, देखो क्या होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है आपका mv² अपॉन आर होता है, इंटू आर वेक्टर। ठीक है, इसी चीज को लोग बोल देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, या फिर कुछ लोग इसको और एक नाम से बोलते हैं, मिस क्या तो नाम है, वो पता नहीं क्या नाम है। एक तो होता है ना जो होता है पर दिखता नहीं है, वैसा टाइप का कुछ, क्या बोलते हैं यार उसको। मुझसे पूछ भी रहे थे, सर ये फोर्स होता है क्या? फिक्शियस फोर्स, ऐसा भी कुछ कुछ बोल देते हैं, सुना है क्या? इफेक्ट एक्चुअली में सेंट्रीफ्यूगल, फिक्शियस। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये है, राइट। और डायरेक्शन, अगर मैं आपसे बात कर लूं डायरेक्शन कैसी होगी, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन क्या होगा बेटा? कोई बता सकता है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन क्या होगा? सर रेडियल मतलब बेटा सीडो फोर्स। हाँ, जागृति बच्ची ने सही कहा। ये वाले डायरेक्शन में कोई मेरे को बता सकता है क्या? इस वाले डायरेक्शन में सर रेडियल फोर्स, सर रेडियल फोर्स कीप चेंजिंग, पक्का? चलो, एक बच्चे ने ट्राई किया। अच्छा, वर्क डन क्या होगा? इंटीग्रेशन एफ डॉट डीएस। ये अभी मैं पिछले क्लास से यही बोलते आ रहा हूं, वेयर दिस डीएस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको वेक्टर बना दो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब ए डॉट बी क्या होता है बेटा, बताओ? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी आपके नजर में? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी? सर ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है, यही होता है, सोच के देखो। और एक बात बेटा, अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, तो यहां से लेके यहां तक पार्टिकल जो है वो कुछ ऐसे चल रहा है, सोच के देखो, कुछ ऐसे चल रहा है बेटा। हाँ सर, यस सर, चेंजिंग। चलो, अब इस चीज को थोड़ा सा इंग्लिश में लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको नंबर लेना है बेटा। तो ऐसे लिख लो, सिंस पार्टिकल मूव्स अलोंग, ये जो पार्टिकल है या पर्सन है, पार्टिकल मूव्स अलोंग किस डायरेक्शन में? along a direction perpendicular to, along a direction perpendicular to radial direction। सर इससे होगा क्या? पहले देख लो बेटा, मैं बता देता हूँ क्या होगा, डोंट वरी। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर चल रहा है रेडियल डायरेक्शन से। हाँ, मेक एन एंगल 90 डिग्री, वेरी गुड बेटा, इन अ सर्कुलर मोशन। तो अब 90 डिग्री बनाएगा, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात आपको पता चलेगी, ऑल्दो आपको पता है, बट ठीक है। आपको पता है क्या बेटा, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी होती है? ए बी कॉस थीटा। अब अगर ये परपेंडिकुलर है, दैट मींस यहां पे एंगल कितना बनेगा? द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी 90 डिग्री। हाँ, वर्क डन 0 हो जाएगा। चलो, अब यहां पे मैं आपसे पूछ लूं, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन इज नथिंग बट एफ डी कॉस थीटा, विच इज एफ डी कॉस 90। शून्य। ठीक है बेटा, क्लियर है क्या? लिख दोगे ये, चाहे 2 मार्क्स में है चाहे 3 मार्क्स में है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर।
चलो अगला सवाल की तरफ चलते हैं। इज इट पॉसिबल दैट अ बॉडी, सुनो, अच्छा ये स्क्रीन स्टक हो तो बताना, कल की जैसा ना हो जाए। सर ये तो बिना सॉल्व करे आ गया था। अच्छा ठीक है चलो, ऊपर वाली स्लाइड ये लो बेटा। सुनो अगला सवाल है, क्या ऐसा पॉसिबल है बेटा दैट अ बॉडी बीइंग एक्सेलरेटेड मोशन अंडर अ फोर्स, मतलब कोई बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हो और वह एक्सेलरेटेड मोशन में, येट नो वर्क इज बीइंग डन बाय फोर्स, ऐसा हो सकता है? लगता है कि ऐसा हो सकेगा? यस 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 बेटा, इट इज पॉसिबल। यस इट इज पॉसिबल। सबसे पहली बात, अब सर कैसे पॉसिबल होगा, बताता हूं बेटा। ऐसा पॉसिबल हो सकता है, यस इट इज पॉसिबल दैट अ बॉडी बी इन एक्सेलरेटेड मोशन अंडर द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, yet there will won't be any work done by the force. yes it is possible। कैसे? कैसे? देखिए, अब मैं बताता हूं कैसे। सबसे पहले लाइन खींच लेता हूं यार, थोड़ा यहां कर दूंगा, थोड़ा यहां पे लिख दूंगा। चलो ऐसा होगा कैसे, अब सुनो। अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, सबसे पहले एग्जांपल इमेजिन करो। अ बॉडी यानी कि कोई पर्सन मूव कर रहा है, अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। अगर कोई आदमी सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो उसका वर्क डन कितना आएगा? अभी मैंने क्या बताया था बेटा आप लोगों को, अगर याद हो तो? वेरी गुड सर, वो तो आपने अभी जीरो बताया। ठीक, तो क्या वर्क डन जीरो हो गया बेटा? कैन यू सी दैट द वैल्यू ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू जीरो? क्या वैल्यू वर्क डन की जीरो मिल गई? एंड स्टिल, एंड स्टिल मोशन इज देयर, मोशन इज देयर। अब ये तो मैंने अंग्रेजी लिख दी, अब मैं समझाता हूं बेटा। यहां पे अगर आप देखो, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि आदमी तो मोशन में है ना बेटा, सोच के देखना। आदमी तो यहां दिख रहा है हम लोग को, यहां पे दिख रहा है, राइट, यहां पे दिख रहा है सर्कुलर मोशन में। भले से ही वर्क डन जीरो हो, पर सर्कुलर मोशन में हो तो रहा है, मोशन तो है। मेरी बात समझ में आई क्या थोड़ी बहुत? तुषार, तुषार समझ नहीं आया। अरे अरे, तुषार को समझ नहीं आया। देखो बेटा, ऊपर वाला आई थिंक आपने मिस कर दिया। सुनो सुनो, ये समझ में आया क्या? फर्स्ट समझ में आया तुषार बेटा, फर्स्ट वाला पार्ट, ये जो ऊपर का क्वेश्चन मैंने कराया? हाँ चलो। सेकेंड वाले में क्या हो रहा है, पूछ रहा है कि क्या ऐसा संभव है बेटा कि एक बॉडी एक्सेलरेटेड हो, देखो ये एक्सेलरेटेड है यहाँ पे, अंडर अ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, ड्यू टू कोई फोर्स, मतलब चलने के फोर्स के कारण, तब भी कोई वर्क डन नहीं हो रहा हो फोर्स के द्वारा। हाँ ये संभव है बेटा। किस केस में संभव है? जब आपका वर्क डन जीरो हो जाए, यानी कि बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तभी ये चीज पॉसिबल हो सकती है। क्योंकि जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो उसका वर्क डन जीरो हो जाएगा बेटा। अगर वर्क डन जीरो हो गया, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक, सर इफ, सर इफ व्हेन वी थ्रो अ बॉल वर्टिकली, हाँ work done is- अगर बेटा आप बाल्टी में ऐसे एक रस्सी बांध के ऐसे घुमाओगे तो अंदर का पानी नहीं गिरता है, आपने देखा है इस चीज को? बहुत लोग इसको एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, देखा है क्या किसी ने भी? हाँ, तो वहीं पे सेंट्रीपिटल वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक, चलो चलो आगे चलते हैं। देखो बेटा, कैन अ बॉडी हैव मोमेंटम विथआउट एनर्जी? कैन अ बॉडी हैव, सर ये मोमेंटम क्या चीज है बेटा? ये मोमेंटम बहुत खतरनाक चीज है, अब इसको तुमको खाना पड़ेगा, क्योंकि कल एग्जाम में क्या पता आ जाए तो। सुनो, अ बॉडी कैन नॉट हैव मोमेंटम विथआउट काइनेटिक एनर्जी और विथ काइनेटिक एनर्जी, क्या लगता है? नो। चलो मैं ही लिख देता हूँ, आधा कर देता हूँ बेटा, इस साइड और इस साइड लिख लूंगा। अ बॉडी कैन नॉट हैव मोमेंटम, इसमें मोमेंटम नहीं होगा बेटा। अ बॉडी कैन नॉट हैव मोमेंटम विथआउट काइनेटिक एनर्जी, इसके बिना हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्यों नहीं हो सकता है सर? होना तो चाहिए। नहीं होगा बेटा, देयर इज अ रीजन। हाँ, वी इज ऑटोमेटिकली जीरो, वेरी गुड साक्षी बेटा, पर मैं बताता हूं क्यों नहीं होगा। देखो, बिकॉज, ऐसा इसलिए नहीं हो रहा होगा बेटा, द रीजन इज वेरी सिंपल। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है सर? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। और मोमेंटम, सर मोमेंटम बेटा, मोमेंटम अगर नहीं पता है तो ऐसे होता है, P इज इक्वल टू एम इन टू वी, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर मोमेंटम आए तो इतना तो लिख देना, इसको मत छोड़ना। अच्छा, अगर एक बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी है, अ बॉडी इज हैविंग काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब क्या है बेटा, कोई बता सकता है? मतलब हिंदी में बता दो कमेंट में, इसका मतलब क्या है?
मीन्स मोशन में है, मीन्स इन मोशन। वेरी गुड। अच्छा, रेस्ट में होगा तो कितना होगा काइनेटिक एनर्जी? रेस्ट में काइनेटिक एनर्जी, वेरी गुड। रिमेंबर बेटा, रेस्ट में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू शून्य के बराबर होती है। ठीक है, ये बात क्लियर है क्या? ओके ओके, तो रेस्ट में v जीरो हो गया और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई, यानी कि रेस्ट के केस में कि E की वैल्यू कितनी हो गई? हाफ m v स्क्वायर। अब v की जगह कितना आ जाएगा? जीरो, यानी कि रेस्ट में काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। अच्छा, अब मोमेंटम कितना हो जाएगा? p m इंटू वी, और v की वैल्यू अगेन जीरो। सो मोमेंटम इज नथिंग बट शून्य पे सवार होना। क्लियर? कुछ डाउट तो बताओ। ऑल गुड। हैंस प्रूव्ड, हाँ हैंस प्रूव्ड, वो लिख लेना तुम लोग। चलो, डज द पीई यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग डिक्रीजेस और इंक्रीजेस व्हेन इट इज कंप्रेस्ड और स्ट्रेच? वन मोर सर, हाँ बेटा करा रहा हूँ करा रहा हूँ करा रहा हूँ। क्या होगा सर? रिपीट इट अगेन, पूरा रिपीट करूं फिर से? सर इंक्रीज पूरा रिपीट करूं क्या? सर कैसे पता चलेगा कि बॉडी रेस्ट में? बेटा वेलोसिटी जीरो मतलब बॉडी रेस्ट में होती है ना। ये भी बोल सकते हो पोजीशन वेक्टर कांस्टेंट है तो भी रेस्ट में, राइट? चलो चलो, इंक्रीज इन बोथ द केस। देखो, देखो बेटा, याद रखो, व्हेन अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, जब भी आप एक स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे, व्हेन अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड और स्ट्रेच, या तो कंप्रेस कर लो बेटा या स्ट्रेच कर लो, दोनों ही कंडीशन में जो ध्यान देने वाली बात है, दोनों ही कंडीशन में आपको एक ही आउटपुट आ रहा होगा। पता है क्या? जानते हो? हाँ सर, कल की पीडीएफ ग्रुप में नहीं आई, रिवीजन क्लास वाली भेज दी है बेटा मैंने। नहीं मिली क्या कल की पीडीएफ? भेज दी है। चलो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इंक्रीजेस इन बोथ द केसेस, स्प्रिंग इंक्रीजेस इन बोथ द केसेस, राइट? दोनों ही केसेस में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेंगी। अब रीजन क्या है सर? सर ये तो आपने बता दिया कि सर दोनों ही केसेस में बढ़ेंगी, पर क्यों बढ़ेगी? बेटा इसलिए बढ़ेगी, देयर इज अ रीजन। रीजन मैं बता देता हूं, द रीजन इज वेरी सिंपल। शायद आप अभी तक समझ गए होंगे, किसी को कोई आइडिया लगा क्या रीजन क्या है? हाँ, दिस इज बिकॉज वर्क इज डन बाय अस। रीजन इज, दिस इज बिकॉज हम उस पे कुछ काम कर रहे हैं, बिकॉज वर्क इज डन बाय अस on stretching and compressing the spring, on stretching and compressing the spring। ये बात समझने में किसी को भी दिक्कत तो बताओ, विच स्टोर, हाँ वेरी गुड जेबा बेटा, जेबा बच्ची ने बहुत, एक और पॉइंट आप लोग को दिया है बेटा, डू रिमेंबर, बच्ची ने अच्छा पॉइंट लिखा है कि विच स्टोर्स एनर्जी इनटू स्प्रिंग। बच्ची ने एक अच्छा पॉइंट दिया, विच स्टोर एनर्जी इनटू स्प्रिंग। ठीक है, लिख लेना मत, छोड़ना मत बस। A light and a heavy body have same linear momentum. Which one has greater kinetic energy? नहीं आया सर, GP42 में है। ग्रुप 42 में कैसे आएगा बेटा? समझा नहीं बेटा। GP40 है मेरा, राइट? ठीक है, लाइटर हैवी हैवी था। तुक्का मारो, तुम लोग तुक्का मार रहे हो, मैं समझ गया, सब तुक्का मार रहे हो। सुनो, सुनो क्वेश्चन तो सुन लो। अ लाइट एंड हैवी बॉडी हैव सेम लीनियर मोमेंटम, विच वन हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी? अब मैं अपना आंसर दूं, तुम लोग थोड़ा अपने उंगलियों को लगाम दोगे तो सुनो, देखो, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, मोमेंटम ऑफ हैवी बॉडी एंड लाइट बॉडी, दोनों के लिए मैं एक ही बात बोल देता हूं, हैवी एंड लाइट बॉडी। क्या लगता है क्या लिखूंगा आगे मैं? किसी को कोई आइडिया? सेम, वेरी गुड, आर सेम। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट बॉडी, वेलोसिटी ऑफ लाइट बॉडी इज ग्रेटर देन हैवी बॉडी, इज ग्रेटर देन हैवी बॉडी।
ये जो मैंने चाइनीज लिखी बेटा, ये आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत तो बताओ, कोई दिक्कत? No, sir. एक और पॉइंट है बेटा, ऑल्सो एक और रीजन बताता हूं, ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ, आई थिंक ये तो सबने देखा है ना, के की वैल्यू क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। तो आप इस चीज को देख सकते हो बेटा, दैट द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, तो लाइटर बॉडी का क्या होगा बेटा, तो डायरेक्टली आपको पता चल रहा है कि जो लाइटर बॉडी है, जो भी हल्की बॉडी है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? सर एक सेकेंड सर, बट ये तो कह सकते हैं कि मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। सर दोबारा समझा दो, ज्यादा अच्छा समझाता हूँ। हैव ग्रेटर की, अब सुनो मैं समझाता हूँ अगले पॉइंट को, डोंट वरी मैं समझाता हूँ। मोमेंटम ऑफ हैवी एंड लाइट बॉडी आर सेम, ये गिवन है बेटा, मैंने नहीं लिखा, गिवन है। हल्की बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा होगी हैवी बॉडी से। इसका क्या मतलब है समझाता हूँ। काइनेटिक है, इसका ये मतलब है बेटा, सपोज ये एक टिश्यू पेपर है, राइट, रुक जाओ, ये एक टिश्यू पेपर है, अब देखो, अगर मैं इसको और इसको दोनों को स्ट्राइक करूं बेटा, इस ग्रीन मार्कर को, तो कौन किस में ज्यादा फोर्स लगेगा? ऑब्वियसली ग्रीन मार्कर में लगेगा ज्यादा फोर्स। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट बॉडी इज ग्रेटर देन हैवी बॉडी, यानी कि ये ज्यादा स्पीड ट्रेवल करेगा बेटा, इसको ऐसे अगर मैं फेंकूंगा तो। ठीक, लेकिन इसको भी फेंक नहीं सकता, गिर जाएगा सिस्टम पे। ठीक, ये बात समझ में आई क्या? हाँ सर, प्लीज शेयर रिवीजन पीडीएफ GP55। ओह, चलो कोई नहीं, आगे चलता हूं मैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाँ नहीं, अभी रखा हुआ है, अभी तो बहुत है इसमें। ठीक, चलो अगला सवाल बेटा आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बताइए क्या होगा। अरे माइक ऑन कर दो प्लीज, माइक ऑन कर दूं, करने को तो कर देता बेटा, लेकिन चलो देखो, सेम 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 सेम, बस बस बस, समझ गया, मैं समझ गया, धन्य हो धन्य हो धन्य हो। बेटा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ये बात समझ में आई कि आपको, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्प्रिंग। हाँ सर, ये थोड़ा थोड़ा याद है सर। तो बेटा F इजिकल टू के एक्स लिखते थे, तो मैं के एल लिख देता हूँ उसको, के एल, एल क्यों लिखा सर आपने? बेटा इसको मैं लेंथ ऑफ स्प्रिंग मान रहा हूँ। अच्छा, लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ठीक है सर। तो बेटा यहां से एक और बात आपको समझ में आई होगी कि लेंथ बढ़ेगा तो के की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी? तो देखो बेटा, अगर लेंथ आधा कर दिया आपने, लेंथ इज हाफ, ठीक है, हाफ की स्पेलिंग में एफ नहीं आता है, हाफ मतलब आधा, देन स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा। सर ये डबल कैसे हुआ, समझ नहीं आया। कुछ नहीं बेटा, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L। अब अगर मैं बोलूं के L/2 पे क्या होगा, तो ये 2 यहां चला जाएगा, तो 2K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L। ठीक है, ठीक है, क्या सबको समझ आया यहां तक? तो कोई भी इमोजी भेज दो। आ गया, चलो पहला क्वेश्चन, स्टेट इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स, राइट। अब देखो यहां से शुरू होती है अपनी परीक्षा तुम लोगों की। ठीक है, यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल ऊपर की तरफ है, तो चलते हैं आगे। अब देखो, सुनो, पहले सुनना, ए इज ट्रू, ए देखो सब पहले ही बोलने लग गए, सुनो। इन इलास्टिक कोलिजन, मतलब इलास्टिक कोलिजन के दौरान दो बॉडीज, टू बॉडीज, द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच बॉडी इज कंजर्व्ड, क्या ऐसा होता है? इलास्टिक कोलिजन के दौरान द टू द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच बॉडी इज कंजर्व्ड, या दोनों का कंजर्व्ड होता है? क्यों नहीं होता है? होता है सर, होता है, मैं भी बोल रहा हूं। तो इसको क्या लिखोगे, ट्रू लिखोगे? ए को मैं ऐसे लिख दूं, मोमेंटम एंड एनर्जी इज कंजर्व्ड, एंड एनर्जी इज कंजर्व्ड,
चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड नो मैटर व्हाट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स ऑन बॉडी आर प्रेजेंट। ये क्या बात हुई? टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम का हमेशा कंजर्व्ड रहेगा क्या? देखो बेटा, क्या ये मेरे हाथ की टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है या फिर चेंज हो रही है, घट रही है, बढ़ रही है? सोच के देखो। गलत है। ठीक है, कुछ ना कुछ एनर्जी लूज होता है, ये सारी कंजर्व नहीं हो सकती। तो मैं बी पॉइंट के लिए आंसर लिखता हूं कि फॉल्स सम एनर्जी, कुछ ना कुछ एनर्जी इज लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ हीट, इज लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ हीट। चलो सी वाला डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। सी बोल रहा है वर्क डन इन द मोशन ऑफ अ बॉडी ओवर अ क्लोज्ड लूप इज जीरो। अभी हमने इस चीज को समझा, अभी हमने इस चीज को समझा, समझा ना? चलो तो आगे बोल रहा है कि फॉर एवरी फोर्स इन नेचर इज इट पॉसिबल। सोचो। सर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, मैं समझाता हूँ ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है ये स्टेटमेंट गलत है। सर क्यों गलत है? बेटा मैं बताता हूँ, डोंट वरी क्यों गलत है। सर गन वाले क्वेश्चन का हाँ अभी कर ले लूंगा उसको मैं, है इसके आगे, ठीक है, डोंट वरी। फॉल्स, ये सिर्फ इट इज ट्रू ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, ट्रू ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए बेटा ये ट्रू नहीं है। इट इज ट्रू ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आया बेटा? तो अब आप बताओ कि ये कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये फॉल्स है ट्रू है आपके अकॉर्डिंग? सर इलास्टिक कोलिजन है वन और टू डायमेंशन, वन डायमेंशन याद करके रखो बेटा, जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन तुम लोग बताओगे मेरे को, इन इलास्टिक है, देख लो। सर वन डी का आता है, चलो जस्ट एक सेकंड, एक सेकंड दे दो, एक सेकंड, सर का फोन आ रहा है, एक सेकंड। भाई चलो ठीक है, अच्छा बच्ची ने बता दिया। चलो ये एक क्वेश्चन तो कर लोगे अपने से, डी आसान है। ठीक, चलो अब शांत हो जाओ, ध्यान दो।
A body is initially at rest. It undergo one-dimensional motion with constant acceleration. Find relation of power with time. अब सुन लो, यहाँ पे दो डेरिवेशन कराऊंगा मैं एक साथ. यहाँ पे कृपया ध्यान दे विद्यार्थी, विद्यार्थियों यहाँ पे ध्यान दो, सुनो. A body is initially at rest, यानी कि शुरू में वो कहाँ पे था, 0 मीटर पर सेकेंड पे था, इनिशियली एट रेस्ट. ठीक. उसके बाद बोलता है इट अंडरगो वन डायमेंशन मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी ए की वैल्यू कितनी है बेटा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बराबर है. ठीक. चलो ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आई. उसके बाद बोल रहा है पावर, स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन शो नहीं हो रही है क्या, हो रही है, हो रही है बेटा, एक बार चेक करो अपना नेट. चलो. अब पावर क्या होता है, आपको पावर डिलीवर्ड के बारे में कुछ पता है क्या, पावर डिलीवर्ड क्या होता है, एफ डॉट वी के बराबर होता है बेटा, सोच के देखो, एफ डॉट वी के बराबर होता है पावर डिलीवर्ड. राइट. मार्क दिस एज इक्वेशन 1. सर क्यों करना है मैं बताता हूं, यहां तक अगर क्लियर है तो. अब फ्रॉम इक्वेशन 1 ऑफ मोशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 ऑफ मोशन, अब इस इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 ऑफ मोशन, अब इस इक्वेशन से अगर मैं आपसे पूछूं v की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे u प्लस एटी. ये याद है क्या सबको, v इजिकल टू यू प्लस एटी, हम बचपन में करते थे, मतलब मैंने तो किया ही है, तुम अपना बताओ. ठीक है, आई थिंक किया ही होगा तुम लोगों ने. ठीक. अब इक्वेशन 1 में बेटा मैं ये वैल्यू को पुट करूं तो क्या होगा, p की वैल्यू मैंने कितनी बताई, f इंटू वी, ये क्या हो जाएगा, एम ए इंटू ए टी हो जाएगा क्या. सर एम ए इंटू ए टी कैसे हुआ, बेटा यहां देखोगे तो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन. v की वैल्यू कितनी होती है, एक्सेलरेशन इंटू टी. ये कहां से आया, ये आया आपका इस इक्वेशन से, v इज इक्वल टू प्लस ए टी में मैंने फाइंड किया. यहां तक क्लियर है बेटा, क्लियर है क्या, ओके. अब यहां से मैं क्या लिखूंगा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. इसका क्या मतलब है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. This is the relation between power, relation between power with time. यानी कि किसी भी चीज की पावर टाइम के साथ बढ़ेगी. ठीक है, किसी भी चीज की पावर टाइम के साथ घटेगी. क्लियर है, टाइम बढ़ाओगे तो पावर बढ़ेगी. सर वंस मोर लास्ट वाला, लास्ट में बेटा मैंने क्या किया, पावर डिलीवर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी. ठीक है, और फोर्स की वैल्यू मुझे पता है m इंटू ए होती है, और वेलोसिटी को मैंने कहां से लिखा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहां पे u की वैल्यू हमने कितनी कर दी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 0. तो v इज इक्वल टू 0 प्लस ए टी हो गया. राइट, देयरफॉर v इज इक्वल टू ए टी, तो ये वैल्यू को मैंने यहां पे रख दिया. अब आ गई सेकेंड वैल्यू एफ की वैल्यू कितनी होती है, एम ए. तो अब ये दोनों वैल्यू को मैंने जोड़ दिया, तो एम ए स्क्वायर इंटू टी, ये दिख रहा है. तो यहां से मुझे पता चला पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. क्लियर, हाँ ठीक है, क्लियर है आई थिंक. चले आगे. चलो अब ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, मैं इसको जूम कर देता हूं. अ बॉडी कांस्टेंट, सुनो, a body constant to move along z axis of a coordinate system is subjected to constant force F given by F is equal to minus I cap plus 2 j cap plus 3 k cap n. ठीक है, n मतलब नॉर्मल वेक्टर. ठीक. अब आगे बोल रहा है वेयर आई जे एंड के आर यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. ठीक है. अगले पार्ट में बोल रहा है व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग अ बॉडी एट अ डिस्टेंस 4 मीटर अलोंग जेड एक्सिस. एन मींस न्यूटन होगा. हाँ बेटा, एन मींस न्यूटन. फोर्स इतना न्यूटन का लग रहा है, 12. अरे वाह. चलो देखते हैं बेटा, एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, एफ की वैल्यू है माइनस आई कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप. हाँ सर ये तो दिया है. अच्छा, वर्क डन कितना होता है अगर मैं आपसे पूछूं तो, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. हाँ सर. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना दिया है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, दिख रहा है, ये चीज दिखी क्या सबको, चलो आई थिंक क्लियर है. 4 मीटर इन जेड एक्सिस. ओके, तो अब मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, फोर्स की वैल्यू है
माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप इनटू इनटू एस की वैल्यू कितनी दे रखी है उन्होंने 4, जेड एक्सिस मतलब के कैप। अच्छा आई कैप क्रॉस के कैप क्या होता है बेटा? आई कैप क्रॉस के कैप क्या होता है? 0। आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है? 0। आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है? 1 या -1? पक्का? डू रिमेंबर दिस, प्लीज रिमेंबर दिस। ठीक है। अच्छा अब अगर मैं बेटा 4 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो भले ही 4 × 1 1 आ जाएगा, के क्रॉस आई क्या आ जाएगा? 0। सेम गोज फॉर के क्रॉस जे, 0। के क्रॉस के सिर्फ यहां पे मुझे एक वैल्यू मिलेगी एंड द वैल्यू इज 3 × 4, और डायरेक्शन हो जाएगा के कैप क्रॉस के कैप हुज वैल्यू इज 12 × 1 जूल। क्लियर है? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत बेटा किसी भी तरह का? ऑल गुड? कैप, नो डाउट सर, नो डाउट सर, नो सर, नो प्रॉब्लम ऑन जेड एक्सिस। बेटा ये तो आप कैलकुलेट कर रहे हो वर्क डन ना, वर्क डन का डायरेक्शन अभी देना इतना आसान नहीं है, राइट? तो हम इसको सिर्फ एनर्जी में कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्केलर एक्चुअली। स्केलर भी पूरी तरह से तो है नहीं टेंस, बट ठीक है चलो। चलो क्लियर। अब सुनो, व्हाट डू यू मीन बाय कोलिजन? अब यहीं पे मैं तीनों टाइप के कोलिजन डिस्कस करूंगा इसी क्वेश्चन में, ताकि अगले क्वेश्चन में मुझे इसको डिस्कस ना करना पड़े। तो सुन लो अब कोलिजन यहाँ पे मैं तुम लोग को डिस्कस करा देता हूँ। लेट्स लिसन विद द व्हाट इज मेंट बाय कोलिजन, डिस्कस टू टाइप ऑफ कोलिजन। पर मैं 3 करा दूंगा ताकि आपका एक ही क्वेश्चन में सब कुछ हो जाए, राइट? कोलिजन होता क्या है? सबसे पहली बात, आप लोग को क्या लगता है बेटा व्हाट इज कोलिजन अकॉर्डिंग टू यू? अपने हिसाब से बताओ, किताब वाला मत बताना, ठीक है? कोलिजन आप लोग को क्या लगता है? एनी वन ऑफ यू? चलो, टकराना, वेरी गुड। इजी लैंग्वेज में टकराना सही है। चलो ठीक है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स की लड़ाई, चलो ठीक है, हिट करना, ठीक है। सैल्मोन भाई, ठीक है। कोलाइडिंग, ठीक है। इट अकर्स, कब अकर होता है? इट अकर्स व्हेन टू बॉडी, व्हेन टू बॉडीज, इट अकर व्हेन टू बॉडीज कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। सबसे पहली बात, टू बॉडीज कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, राइट? हाँ सर, सबसे पहली बात तो यही है। जब तक कांटेक्ट में नहीं आएंगे कोलिजन होगा ही नहीं, और कोलिजन होगा ही नहीं तो भी एक दिक्कत है, राइट? यहां तक बेटा किसी को डाउट तो बताओ। ओके, अब सुनो, द टू बॉडीज exert फोर्स ऑन ईच अदर, द टू बॉडीज exert फोर्स ऑन ईच अदर, फोर्स ऑन ईच अदर। हाँ सर, ये भी हमने मान लिया, टू बॉडीज exert फोर्स ऑन ईच अदर। पर अब आगे, अब आगे बेटा, आगे सुनो, एक सेकेंड। आगे अगर मैं आपसे पूछूं क्या कोलिजन के लिए दो बॉडी का एक साथ कांटेक्ट होना जरूरी है? इज इट पॉसिबल? या जरूरी कंडीशन है क्या ये? इज इट अ पॉसिबल कंडीशन और लाइक कंडीशनल कंडीशन? बिना कांटेक्ट में आए भी कोलिजन हो सकता है, बिना कांटेक्ट में आए भी कोलिजन हो सकता है। यस, कैसे? कैसे होगा? कैसे होगा? कैसे होगा? अरे नो, यस 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 किए जा रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ कैसे होगा? मैग्नेटिक कोलिजन हो जाता है कांटेक्ट में। अच्छा, चलो, नो नो, फील्ड में, फील्ड में। चलो सुनो आगे, फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, छोटे टाइम के लिए बेटा ये चीज वैलिड है। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो मैंने लिखा है, फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। सेकेंड पॉइंट, द मोमेंटम एंड एनर्जी, जो मोमेंटम है, द मोमेंटम एंड एनर्जी, द मोमेंटम एंड एनर्जी अंडरगोज, ये क्या चेंज आएगा बेटा मोमेंटम और एनर्जी में? चेंज इन द रिजल्ट ऑफ कोलिजन, वेरी गुड। चेंज इन रिजल्ट ऑफ कोलिजन, रिजल्ट ऑफ कोलिजन, ये कोलिजन बन के आपको दिख रहे हो, ठीक? अब सुनो,
जरूरी नहीं है बेटा, देयर, जरूरी नहीं है, देयर मे नॉट बी एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज, जरूरी नहीं है कि फिजिकल कॉन्टैक्ट हो, फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज फॉर कोलिशन है। हाँ बेटा, जरूरी नहीं है। ये कैसे होता है सर? बेटा इसके एक तरीके होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं तो आप पढ़ोगे आगे, या पढ़ लिया होगा शायद केमिस्ट्री में, बॉम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल पढ़ा है क्या न्यूक्लियस पे? अल्फा पार्टिकल ऑन न्यूक्लियस, ये जो होता है ना बेटा, इसमें जरूरत नहीं होती है, ठीक है, इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है किसी भी तरह की। अब हाँ, उसी मॉडल में, ठीक है। अब मैं चलता हूं कोलिजन के बारे में थोड़ा इन डिटेल डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि क्या पता कल इससे शायद 2 नंबर में क्वेश्चन बन जाए, 5 में बन जाए, 4 में बन जाए, 3 में बन जाए। तो मैं एक शॉर्ट डिस्कशन कर लेता हूं। कितने टाइप का होता है बेटा? हाउ मेनी टाइप? परफेक्टली इलास्टिक, ठीक, 3, वेरी गुड। एक होता है इन इलास्टिक, और एक कैसा होता है? और एक बता दो कोई, दो तो सबको पता रहता है, तीसरा 3D, पार्शियली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। बहुत डीप में तो नहीं कर पाऊंगा, बट यस आई डू विल डिस्कस द बेसिक चीज। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे मैं गौर करना चाहूंगा। परफेक्टली इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी बिफोर विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर। ये ट्रू है या नहीं, जल्दी बताओ। काइनेटिक एनर्जी बिफोर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर। यस। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा? वेरी गुड, ई की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। कम टाइम में ये चीज समझ में आ गई, इससे ज्यादा डिस्कस करना बेटा टाइम कम है तो पॉसिबल है भी नहीं। इतना मैं डिस्कस कर सकता था, इतना मैंने कर दिया। अब आते हैं सेकंड टॉपिक पे, इन इलास्टिक कोलिशन। ओके, इन इलास्टिक में क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बिफोर विल बी इक्वल और नॉट इक्वल? इट वोंट बी इक्वल। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0। 0 लेस देन ई लेस देन 1, दिस इज द रेंज। और इसमें बेटा परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होगा? टू बॉडीज कोलाइड विथ ईच अदर, टू बॉडीज कोलाइड विथ ईच अदर, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे बेटा, टू बॉडीज कोलाइड विथ ईच अदर एंड बिकम अ सिंगल बॉडी, एंड बिकम्स अ सिंगल bodies and move with same velocity, and move with same velocity, ठीक है। इसमें कोई, हाँ, स्टिक टुगेदर, हाँ, और फिर सेम वेलोसिटी से बेटा मूव करते जाएंगे। सबसे पहले दे बोथ कोलाइड एंड दे स्टिक टुगेदर, बिकम अ सिंगल बॉडी एंड दे मूव विथ सेम वेलोसिटी। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 होता है, राइट। इसमें इस रेंज के आसपास होता है, ठीक है। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 होती है। चले आगे। A pump on the ground floor of a building can pump up a water to fill a tank of volume 30 meter cube in 15 minutes. Sir, momentum E क्या लिखते जा रहे हो सर? लास्ट एक बार और, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है बेटा ई, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है ई, राइट। चलो चलो, अब आगे बढ़ता हूँ। यहां तक क्लियर है? तो तीनों मैंने डिस्कस कर लिया, मोमेंटम सब मैंने, मोमेंटम तो कंजर्व मान के चलते हैं बेटा इसमें, ठीक है। अब पंप ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब जैसे बेटा यहाँ पे एक बिल्डिंग है, आप लोग की भी बिल्डिंग होगी। अब यहाँ पे किसी ने पंप लगा रखा है, ये कैसी बिल्डिंग हो गई? चलो, ऐसी एक बिल्डिंग है, क्या हो गया इसको? चलो यही शेप की बिल्डिंग है, ऐसा मान लेते हैं। हाँ, अब सही बन गया बेटा। अब यहाँ पे इन्होंने पंप लगा रखा है एज यूजुअल। यहाँ पे है बेटा पंप, और ये पानी ऊपर चढ़ा रहा होता है विद द हेल्प ऑफ पाइप, पाइप के थ्रू ये पानी ऊपर चढ़ा रहा होता है। सर ये क्वेश्चन भी हो गया, आता है क्या ये क्वेश्चन भी तुम लोग सबको?
आता है क्या ये वाला क्वेश्चन भी? नो। चलो मैं तो कराऊंगा ही, मेरे को तो कराना ही है। नहीं आता है? चलो जिनको नहीं आता है वो ध्यान दे बेटा। यहाँ पे है पंप, राइट? पंप को मैं मानता हूँ ग्राउंड फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग पे पंप है। चलो पंप को ग्राउंड फ्लोर पे ही रख देते हैं, ज्यादा सही है। यहाँ पे ही मैंने पंप लगा दी ग्राउंड फ्लोर पे। दिस इज योर पंप। अब यहां से पानी ऊपर चढ़ाना है, ठीक है? टू फिल द टैंक ऑफ 30 मीटर क्यूब। ऊपर बेटा एक टैंक बनी है यहाँ पे, दिस इज योर टैंक। अब देखो यहाँ पे एक टैंक बनी है, अब इस टैंक को भरना है इनको। टू फिल अ टैंक जिसकी कैपेसिटी दे रखी है 30 मीटर क्यूब, और ये 15 मिनट में भर जाता है। अब मान लो कि टैंक बेटा 40 मीटर ऊपर है ग्राउंड से, और एफिशिएंसी पंप की 30% है। मान लेते हैं कि टैंक जो है वो 40 मीटर ऊपर है, और एफिशिएंसी जो है वो 30% है, यानी कि वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी इज 30%। कितना पावर कंज्यूम होगा? चलो लेट्स फाइंड। गिवन क्या क्या चीज है बेटा, क्या क्या चीज गिवन है? सर वॉल्यूम गिवन है, एंड वॉल्यूम इज 30 मीटर क्यूब, राइट? टाइम कितना है बेटा? टाइम, टाइम टी इज इक्वल टू 900 सेकेंड। सर 900 सेकेंड कैसे लिख दिया बेटा? 15 मिनट को चेंज किया मैंने। ओहो ठीक है ठीक है। एफिशिएंसी, सर एफिशिएंसी 30% है। अच्छा, पावर के बारे में कुछ पता है क्या? वर्क डन अपॉन टाइम जैसे, याद है किसी को? थोड़ी देर पहले ही मैं डिस्कस कर रहा था इसके बारे में। यस सर यस सर यस सर। चलो, सो पी आर विल बी इक्वल टू, पावर रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। अच्छा, वर्क डन कितना हो जाएगा? एम जी एच अपॉन में टी। एक मिनट सर, ये कैसे किया सर आपने वर्क डन? बेटा यहाँ पे अगर आप देखो तो इसी के बराबर नहीं हो जाएगा? कंसीडर दिस हाइट एज एच, तब इक्वल हो जाएगा। हाँ हाँ, वर्क डन इजिकल टू पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे भी याद कर सकते हो, चलेगा। ठीक है, अगर आपको दिक्कत है तो ऐसे कर लो, कोई बात नहीं है। ठीक। अच्छा, मास कितना होगा बेटा? सर मास का क्या करना है? अरे बताओ तो, मास क्या हो जाएगा? मास सर समझ नहीं आया, मास क्या हो जाएगा? अच्छा, डेंसिटी और मास का क्या रिलेशन है? सर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाता है मास। सर इसका हम लोग क्या करेंगे इस रिलेशन का? हाँ रो। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू अब ऐसे लिख सकता हूँ, मास की जगह रो वी जी एच अपॉन में टी। हाँ लिख लो, मतलब इससे क्या हो जाएगा? तो बेटा डेंसिटी कितनी होती है पानी की? सर 10⁻3। इसकी वैल्यू 30, इसकी वैल्यू 9.8, और एच 40 आपको गिवन है। बस इन सारे वैल्यूज को बेटा डिवाइड कर लो 900 से, आपको कुछ ना कुछ आंसर मिल रहा होगा। एंड दिस आंसर को 30/100 टाइम पी इज इक्वल टू पी आर, इस रिलेशन में पुट कर दो। आई थिंक इनटू डिवाइड तो कर लोगे ना? यहां तक तो मैंने करके दे ही दिया। इनटू डिवाइड करो, क्योंकि वो भी बताऊंगा तो बहुत इसमें टाइम जा रहा है। इनटू डिवाइड अब इस अभी बता नहीं सकता, वो कर लो बेटा एटलीस्ट। चलो, वर्क एनर्जी थ्योरम अब प्रूफ करवा देता हूँ आप लोगों को, क्या पता शायद 5 में आ जाए, 3 में ही आ रहा है अभी तो, एनालिटिकली करना है। आता है क्या? सबको आता है क्या वर्क एनर्जी थ्योरम? यस सर यस सर यस सर, सबको आता है। अरे बाप रे, सर फर्स्ट टर्म में किया था, सबका यस सर ही दिख रहा है, किसी का नो तो अभी तक दिखा नहीं, 2 नो दिखे हैं बस। बता दो, चलो बता ही देता हूँ। अच्छा, क्या होता है जिनको आता है बताओ? वर्क, व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? स्टेटमेंट बताओ उसका। व्हाट इज योर वर्क एनर्जी थ्योरम? जस्ट स्टेटमेंट बता दो बेटा कोई। व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? इट स्टेट दैट, आगे आगे, माइक ऑन चलो मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। इट स्टेट दैट बोल के हाँ, वेरी गुड बेटा। ये क्या बताता है जनरली? इट स्टेट दैट वर्क डन एक्टिंग ऑन अ फोर्स, ठीक है, या वर्क डन बाई अ फोर्स, ऐसे लिख देता हूँ, वर्क डन बाई अ फोर्स इक्वल टू चेंज इन प्रोडक्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऐसे लिख दूं, जितना चेंज आया इसमें, चलेगा? वर्क इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाँ बस यही है, राइट? अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? कल एग्जाम में आ जाए तो ऐसे ही करते हैं बेटा। वर्क डन कितना हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अब तो तुमको याद ही हो गया होगा। और फोर्स की वैल्यू होती है मास इंटू एक्सेलरेशन।
चलो फर्स्ट टर्म में जिसने पेन घिसा है उसको तो याद ही हो गया होगा ये। यहां से वर्क डन की वैल्यू कितनी आ गई, एम ए इंटू डी एस, राइट। हाँ सर, ये थोड़ा थोड़ा तो याद है हम लोग को, और थोड़ा सा अभी मैं आपको याद करा देता हूँ, डोंट वरी। एक सेकेंड, एक सेकेंड। चलो, पेज ऐड कर रहा था मैं और कुछ नहीं। चलो देखो, डीवी अपॉन डी टी, हाँ बस यहां से तो कर ही लोगे आई थिंक। चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू एम डीवी अपॉन में डी टी इंटू डी एस। कुछ कट पिट रहा है क्या? नहीं सर, काटो वाटो मत, इसको ऐसे कर दो, हम आराम से इसको समझ लेंगे। डी एस अपॉन डी टी इंटू डीवी, ऐसे कर दो। रिपीट करना सर बेटा, यहाँ से यहाँ तो कुछ किया ही नहीं है मैंने, इसमें क्या रिपीट कर दूं? अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाँ यही बात मैं बोला ऊपर, ठीक। चलो, यहां से वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, एम इंटू वी इंटू डीवी के बराबर, राइट। ये पांचवें स्टेप में किसी को कोई दिक्कत? सर इसको दूसरे तरीके से, हाँ 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 बेटा, इससे ना इसके बाद मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो आंसर जल्दी आ जाएगा, इसके लिए मैंने इस तरीके को यूज किया, दैट्स इट, और कोई वजह नहीं है। ठीक, आपको दूसरा आता है तो आप उससे भी अप्रोच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एम वी डी वी, वेयर मास इज कंजर्व्ड और कांस्टेंट, सो आई विल कीप एम आउटसाइड, अंदर बच गया यू टू वी, वी डी वी, और आई थिंक इतनी बार मैंने बता दिया है, तो इसका एम वी स्क्वायर अपॉन में टू इनिशियल टू फाइनल, which is nothing but work done is equal to m v square upon में 2 minus m u square upon में 2, राइट। तो आपने ds by dt क्यों लिया बेटा? ds by dt इसलिए लिया इस पर्टिकुलर केस में मैंने, क्योंकि वेलोसिटी को मैंने ऐसे ही रखा, ds by dt की वैल्यू जो होती है वो v के बराबर ही होती है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। अच्छा, इसमें क्या कॉमन आ रहा है सर? m कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख दूं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ठीक, स्टार्टिंग से रिपीट करना, शुरू से रिपीट करना, बाप रे बेटा, तब तो फिर तो आज एक मेरे को न्यूमेरिकल भी कराना है। देख लो बेटा, कुछ नहीं किया मैंने, वर्क डन बाय अ फोर्स इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही होता है, सबसे पहले ये लिखा। उसके बाद वर्क डन कितना होता है, एफ डॉट डी एस, और एफ इजिकल टू एम ए के बराबर होता है। और सर इस इक्वेशन में मोशन से, हाँ कर सकते हो बेटा, चेंज इन वर्क डन को मैंने ऐसे लिखा, देन उसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया जीरो से डब्ल्यू के लिए, दैट्स इट। तो मुझे ये पता चला कि वर्क डन इज नथिंग बट फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, if linear momentum is increased by 50%, then by what percent the kinetic energy will be increased? बुलेट वाला क्वेश्चन, हाँ हाँ करा दूंगा बेटा, करा दूंगा, डोंट वरी, राइट, डरो मत, वो मैं करा दूंगा। हाँ, यहाँ पे बोलो बेटा इस क्वेश्चन का, इफ लीनियर मोमेंटम किया है, बट वो 100% वाला, 100% वाला किया है, चलो तो 50% वाला कर लेते हैं। देखो बेटा, if linear momentum is increased by 50%, then by what percent kinetic energy will increase? ठीक है, कैसे? देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है सर, काइनेटिक एनर्जी इतना तो याद नहीं, पर हाँ हाफ एम वी स्क्वायर तो हम कभी भी लिख देंगे, ठीक है, इसको लिख लो। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 50%, यानी कि इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, 2m, और m से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। कुछ नहीं किया बेटा मैंने, खाली m से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। पर सर आपने क्यों किया? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ क्यों किया मैंने। ये इक्वेशन जैसा नहीं लग रहा है, पी स्क्वायर अपॉन में 2m? किसी ने कहीं देखा है क्या काइनेटिक एनर्जी को इस रूप में? किसी को दर्शन प्राप्त हुए काइनेटिक एनर्जी के इस रूप में? हाँ सर, ठीक है, दर्शन प्राप्त हो गए, नहीं हुए तो कोई बात नहीं बेटा, आज प्राप्त करो। चलो, अब देखो फाइनल क्या हो जाएगा बेटा, सर फाइनल विल बी इनिशियल प्लस 20 अपॉन में 100 प्लस पी इनिशियल। ये क्या लिखा सर आपने? ये वाला नहीं समझ में आया, किसी को समझ में आया ये मैंने क्या लिखा? 20 अपॉन में 100 प्लस पी इनिशियल। नहीं, नहीं, किसको समझ में आया पहले ये बताओ।
क्यों लिखा बेटा मैंने, बताओ जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं, 1 मिनट। क्यों लिखा बेटा? हाँ वेरी गुड, 50/100 को मैंने 20 इस तरह से लिखने का कोशिश की, राइट। सर के ऊपर से गया, ठीक है। ये तरीका था मेरा, 50% इन्होंने दे रखा था, और 50% मतलब क्या हो गया कुल मिला के 20/100, यानी कि 1/5 को मैंने ऐसे लिखा, इस प्रपोर्शन में मैंने इसको लिखा, राइट। चले आगे, यहां तक क्लियर है तो। अच्छा ये स्टेप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं ये तो बोल सकता हूं ना बेटा, यहाँ पे ये तो लिख सकता हूं कि इनिश पी फाइनल विल बी इक्वल टू 6 टाइम ऑफ पी इनिशियल अपॉन 5। 6p/p5 ये क्या है सर, ये नहीं समझ में आया। ये हल्का सा आइडिया लगा, ये क्या लिखा मैंने? नहीं, ये भी नहीं आइडिया लगा। नो सर, पूरा सॉल्व कराना पड़ेगा क्या? हो, नहीं सर, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। बाउंसर, ओ, ओ। चलो, ½ mv² ऊपर तक समझ में आ गया, काइनेटिक एनर्जी, वहां तक डाउट है तो बताओ, पोटेंशियल के बारे में छोड़ दो। शीतल बेटा कैसे आया, बताओ। सर नहीं आया, अच्छा शीतल को भी नहीं आया, चलो किसी को नहीं आया, इसको छोड़ो फिर, इसको समझाऊंगा ना तो टाइम जाएगा, और टाइम बहुत तेज जा रहा है। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। एन इलास्टिक स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय एन अमाउंट एक्स, शो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज ½ kx² वेयर k स्प्रिंग कांस्टेंट। 11/5, 1/1 बेटा वो लिखने का तरीका था, परसेंटेज में पूछा था ना, इसके लिए मैंने वैसे लिखा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्या बोल रहा है, एन इलास्टिक स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय एन अमाउंट एक्स, शो दैट। ये आता है क्वेश्चन, ये आता है, उसमें समझ नहीं आता है, मैं क्या करूं? सर हो जाएगा, ये हो जाएगा कैसे? देखो, जल्दी देखो, जल्दी जल्दी बेटा, टाइम कम है। लेट द डिस्टेंस बी एक्स, मैं डिस्टेंस को एक्स पुट कर देता हूं सबसे पहले, क्योंकि ये बोल रहा है कि एक्स अमाउंट से आप उसको कंप्रेस कर रहे हो या फिर खींच रहे हो, तो आपको ये दिखाना है कि ½ kx² के इक्वल है। कैसे हो जाएगा? एफ की वैल्यू कितनी होती है सर? -kx के बराबर। वर्क डन कितना होगा बेटा? सर F.dx के बराबर। सर आगे, आगे बेटा कुछ नहीं, छोटा सा वर्क डन कितना होगा? सर छोटा सा वर्क डन नहीं पता सर, kx × dx नहीं होगा? हाँ ये होगा सर, तो बस इंटीग्रेट कर दो बेटा पूरे के लिए, वैसे तो इसको मैंने कई बार करा दिया है, ठीक है, ये तो कर लोगे आई थिंक, इसको 0 to x, इसको 0 to x, फिर भी बोलोगे तो करके बता देता हूँ, यहाँ पे देख लो, आधे फिर भी गलत कर देंगे तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। 0 to x वर्क डन ले लो, या 0 to w ले लो यार वर्क डन, ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे? करा दो, हाँ करा रहा हूँ बेटा, kx² अपॉन में 2 with limit 0 to x which is equal to ½ kx² is nothing but your work done। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं बेटा, अब टाइम धीरे धीरे कम हो रहा है तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। प्रूव दैट इन इलास्टिक वन डायमेंशनल कोहेजन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर इम्पैक्ट इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर इम्पैक्ट। 125% नहीं बेटा, 44% आएगा पहले वाले का, 125 नहीं। देखो ये प्रूव करना है बेटा कि इलास्टिक कोलिजन में, किस में? वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन में जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है अप्रोच की बिफोर और इम्पैक्ट इक्वल होती है सेपरेशन के आफ्टर इम्पैक्ट के बाद। फिर से बताता हूं, आपको ये प्रूफ करना है कि इलास्टिक कोलिजन जब वन डायमेंशन में होगा बेटा, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी अप्रोच की, मतलब बढ़ने की उस तरफ, बिफोर इम्पैक्ट इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर इम्पैक्ट। रिलेटिव वेलोसिटी डिलीटेड है पक्का? अच्छा, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन तो कोई बता दो, ऊपर का छोड़ दो, रिलेटिव वेलोसिटी छोड़ दो, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन तो बता दो एटलीस्ट। क्या यही चीज वो पूछ रहा है बेटा कि सपोज दिस इज अ बॉडी, क्या हो गया? एक सेकंड, स्क्रीन स्टॉप हो गई, हाँ चलो स्क्रीन तो चल रही है। देखो M1A और एक बॉडी है बेटा M2, राइट, ये है बिफोर कोलिजन, ठीक। अच्छा ड्यूरिंग कोलिजन किस फेज में होंगे बेटा? ये ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा? क्या ड्यूरिंग कोलिजन कुछ ऐसी सिमेट्री बनेगी, ऐसा कुछ बन जाएगा बेटा, सोच के देखो। M2
और m1, राइट, यस सर। ठीक। तो बेटा ऊपर का रिलेटिव वेलोसिटी छोड़ दो, तो आप लोग को छोटा सा ये पता है क्या, अगर मैं आपसे पूछ लूं m1u1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी? क्या आप लोग ये पढ़े हैं m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2? ये तो सबने पढ़ रखा है, आएगा तो ये तो लिख के आओगे ना, इसमें गलती मत करना एटलीस्ट। फिर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करा दोगे, रिलेटिव पॉइंट छोड़ दो, इलास्टिक कोलिजन में सिर्फ ये बता दो, फिर उसके बाद छोड़ दोगे, काइनेटिक एनर्जी तो कर लोगे ना, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करा दोगे आई थिंक, उसमें तो किसी को किसी तरह का डाउट नहीं है। चलो चलो, अब मैं न्यूमेरिकल और लॉन्ग आंसर की तरफ चलता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि शो दैट at any instant of time during the motion total mechanical energy of a freely falling body remains constant. Show graphically the variation of kinetic energy and potential energy. वो वाला बता दो, कौन सा वो वाला लिखो, तो वो तो बहुत है। चलो ये देखो बेटा, अब ये अगला क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट वन में क्या करना है बेटा, वो सिलेबस से डिलीटेड है, इसके लिए मैं नहीं बता रहा हूं। देखो बेटा, show that at any instant of time during the motion of total mechanical energy of freely falling body remains constant. So graphically the variation of kinetic and potential energy during the motion. देखो सपोज ये कोई कंडीशन ले लेते हैं, यहां से हो रही है बेटा, फ्री फॉल हो रही है यहां से। ठीक है, यहां से कोई ऑब्जेक्ट जो है फ्रीली फॉल कर रहा है, फ्रीली आता है सर ये। ठीक है बेटा, मैं बता देता हूँ, नो इश्यू। अब ये डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ h। आगे बोल रहा है यहां से आता है सर, आता है क्या सबको? चलो कोई बात नहीं, जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं बता देता हूँ बेटा, कुछ करना नहीं है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है ये बता दो बस, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सर ये हो जाएगी हाफ mv²। वेरी गुड। अच्छा, अब टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी अगर मैं आपसे पूछूं तो? 0 पक्का? चलो ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, हाफ mv² प्लस mg कैपिटल H। हाँ सर ये तो लिख सकते हो। और काइनेटिक एनर्जी सर ये तो 0 हो जाएगी। ओके, तो यहां से मुझे एनर्जी की वैल्यू मिल गई, राइट। उसके बाद मैं इस इक्वेशन में अगर वैल्यू को रख लूं v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, यहां पे अगर वैल्यू को रख दोगे तो आंसर आ जाएगा। यहां से कर लोगे बेटा, सेम आंसर आएगा, mg कैपिटल H। तो मैं बुलेट वाला क्वेश्चन करा दूं फिर। अब बुलेट ऑफ मास 0.012 kg वाला, बुलेट वाले क्वेश्चन के लिए तुम लोग सब बोल रहे थे, चलो इसको कराता हूं। ठीक है, सब यही बोल रहे थे। देखो, a bullet of mass 0.012 kg and horizontal speed strike a block of wood of mass 0.4 kg and instantly come to rest with respect to the block. The block is suspended from a ceiling by means of thin wire. Calculate the height of which block rise. मतलब बेटा अगर देखो यहाँ पे मैं एक लकड़ी के टुकड़े को ऐसे लटका दूं और सामने से बोलूं कि इसमें बुलेट शूट कर दो, राइट, ऐसे इस पे बुलेट शूट करने बोलूं, तो ये ऊपर किस हाइट तक जंप करेगा, दिस इज द क्वेश्चन, राइट। अब सपोज बुलेट यहां आके लगी इस पे, राइट, सपोज दिस इज द बुलेट यहां आके हिट करी। ठीक, काइनेमेटिक्स इक्वेशन से होगा नहीं, ये इसको आपको इससे नहीं करना है बेटा, मैं बता देता हूं क्या गिवन है। मास गिवन है, राइट, मास कितना है 0.012 kg, एक चीज गिवन है। और दूसरा यू कितना गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी थी सर इसकी 70 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा था। अब मास m2 कितना है बेटा जिससे जाके टकरा रहा है सर 0.4 kg। v2 कितना हो जा रहा है वहां पे, u2 सर ये तो तुरंत 0 हो जा रहा है। क्यों 0 हो गया? ये वर्ड को अगर आप ध्यान दो, इंस्टेंटली कम टू रेस्ट, इंस्टेंटली कम टू रेस्ट। सर पहले वाला बता दो। देखो हाँ ये भी पता लग जाता है बेटा, पहले वाला तो बेटा बता दिया, अब इस पे फोकस करते हैं। चलो उसको एक और बार बता दूंगा इसके बाद। देखो m1 प्लस m2 इंटू वी इज इक्वल टू m1 h1 प्लस m2 u2, ये आपने पढ़ रखा है ऐसा मुझे लगता है। इसकी वैल्यू m1 u1 के बराबर पढ़ रखी होगी आपने, हाँ इन लास्ट। ठीक है, चलो अब यहां से v की वैल्यू सिर्फ मैं आपसे पूछ लूं तो क्या बोलोगे, m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। सब मुझे ही चिल्ला के बोल रहे होगे जहां तक मुझे लग रहा है, राइट, यस सर। सुनो अब आगे सुनो, यहां तक क्लियर है तो ओके ओके, ठीक कोई बात नहीं, करा रहा हूं बेटा, करा रहा हूं। हाँ हाँ इस, अरे बेटा इसकी वैल्यू रखनी है बस, m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 पे बस।
ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखोगे तो 0.012 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 0.012 प्लस 0.4। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर विल बी 0.84 डिवाइडेड बाई 0.412। ठीक, अब ये वैल्यू आपको मिल गई यहां तक। ठीक, अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के बराबर करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस सिचुएशन में आओगे, आपको क्या करना है, m1 प्लस m2 इंटू जी एच इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर, ये कर दो। और आपको पता है h की एक वैल्यू आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ रखी है, h इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g। यहाँ पे आंसर पुट कर लो 2.04 इंटू 2.04 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8। तो बेटा ये 0.212 मीटर ऊपर जाएगा, यानी कि 20 सेंटीमीटर ऊपर उछल जाएगा जैसे ही उस पर गोली लगेगी। जैसे ही उस पर गोली लगेगी बेटा वो 20 सेंटीमीटर ऊपर उछल जाएगा फोड़। ठीक, क्लियर है? किसी को डाउट? देखो बेटा, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे मान लो कोई शूटर खड़ा था, उसने शूट किया, तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा बेटा, ये बोर्ड थोड़ा सा ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा वो हमको फाइंड करना था। सबसे पहले हमने इस इक्वेशन का सहारा लिया, इनइलास्टिक वाले का। देन हमने ये फॉर्मूला वेलोसिटी का यहाँ से देखा, वी केप्ट द वैल्यू बेटा। जैसे ही हमने वैल्यू डाला हमको एक वैल्यू मिली, फिर हमने देखा एनर्जी तो कंजर्व रहती है, तो हमने पोटेंशियल और काइनेटिक को इक्वल कर दिया। उसके बाद हमने इन दो इक्वेशन को आमने सामने लिख लिया, और h की वैल्यू हमको पता है वी स्क्वायर अपॉन 2g होती है। सो वी गॉट दिस पर्टिकुलर वैल्यू। क्लियर? सर समझ नहीं आ रहा है, ये भी समझ नहीं आया? T2 की बेटा कंजर्व रहती है, इसके लिए एनर्जी इज कंजर्व्ड, हम ये मानते हैं। राइट, डाउट ले लेता हूं तुम लोग के, डाउट ले लेता हूं जो भी है।